इस तेज ठंड के बीच भी यहाँ उपस्थित आप सबको मेरा नमस्कार। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री पीसी मोदी जी, संयुक्त सचिव श्री जे सुंदरियाल जी, मीडिया के मेरे अनुभवी वरिष्ठ मित्रगण, राज्यसभा के अधिकारी और कर्मचारीगण, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कवर करने वाले हमारे मीडिया के साथियों के लिए यह कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। इस आयोजन व सारी व्यवस्था के लिए सेक्रेटरी जनरल और अधिकारियों को मेरी बधाई। मीडिया के इस कार्यक्रम के बीच आना मेरे लिए घर आने जैसा एहसास है। जीवन के लगभग 4 दशक यानी 40 वर्षों के लगभग पैशन का जीवन मेरा इस प्रोफेशन के साथ रहा है। मैं मानता हूं कि राजनीति देश लोकतंत्र की दिशा और भविष्य तय करती है, पर जनमत व लोकमानस प्रभावित या बनाकर राजनीति देश को गहराई से प्रभावित करने का काम मीडिया करती है। जनता व संसद के बीच मीडिया वाइटल इंटरफेस है। इस अर्थ में संसद और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र में दोनों एक दूसरे के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस को मजबूत करने में मीडिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मीडिया फोर्थ स्टेट है। मीडिया में बहुत सराहनीय काम होते रहे हैं, हो रहे हैं और होंगे भी, खास तौर से लोक चेतना को समृद्ध करने के लिए। इस तरह के सारे प्रयासों और उनकी भूमिका का मैं बहुत प्रशंसक हूं। आज जिस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं उसका विषय है सैनिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर मीडिया पर्सन्स कवरिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पर मैं आपके बीच आकर कोई आपको सुझाव या कुछ इस तरह की चीजें कि आप जो करते हैं वो इस तरह से होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं जरूर ये कहूंगा कि मीडिया में इतना लंबा अनुभव होने के बाद जब मैं संसद में, खासतौर से सम्मानित संसद और गौरवमयी उच्च सदन का हिस्सा बना, तो मीडिया के संदर्भ में मुझे जो अनुभव होता है कि मैं आज इस अनुभव के साथ वहां रहूं तो किन चीजों पर किस ढंग से विचार करूं, वही मैं आपसे शेयर करूंगा। 2000 के दशक में, शायद 95-96 के आसपास, मैंने एक पुस्तक पढ़ी मेरिन क्रॉस की, जो बहुत जानी मानी महिला पत्रकार द इकोनॉमिस्ट में काम करती थी। द डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी एक ग्लोबल दुनिया जो बन रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रही है, वो आने वाले 50 वर्षों में किस तरह से कम्युनिकेशन को महत्वपूर्ण वो बनाएगी। वो पढ़ते हुए मुझे याद है जब टाइम समूह से लगभग 80 के दशक में मैं काम बंबई से शुरू कर रहा था, तो एल्विन टॉफलर की किताब जो लगभग 70 में आ गई थी लेकिन 80 में हमने पढ़ा, फ्यूचर शॉक, यानी नई बनने वाली टेक्नोलॉजी से दुनिया, मीडिया, ये सारा भविष्य कैसा होने वाला है, तब यकीन नहीं होता था। पर आज टेक्नोलॉजिकल बदलाव ने, इस दौर ने, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन के दौर ने, इस मास मीडिया की एज ने बहुत चीजों को बहुत तरीके से बदला है। और पुराना जो संसद और मीडिया का रिश्ता रहा, उसमें भी देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव आया। आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडिया, एफएम वगैरह, इन सबकी रीच बहुत बढ़ी है। ग्लोबल विलेज का यह दौर है और पॉलिटिकल डिबेट्स को लोगों के पास ले जाने का काम मीडिया ने बड़े प्रभावी ढंग से किया है। और जो एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट रहा है, उसको इनरिच करने में भी मीडिया की भूमिका रही। मास मीडिया के इस दौर में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के कवरेज में अगर मैं इस अनुभव के साथ हूं तो मैं कैसे चीजों को देखता, मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगा। मीडिया की बुनियादी ताकत मेरी समझ में आज भी, सारे बदलावों के बाद भी, उसकी क्रेडिबिलिटी और साख है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आदिवासी इलाकों में काम करने गया तो छपे हुए अक्षरों को ब्रह्म मानते थे। जो हमारे यहां कॉन्सेप्ट पहले रहा है कि उसमें छपा है, भले गलत छप गया हो लेकिन वो मानते हैं कि नहीं वही सच है। तो ये क्रेडिबिलिटी किसी कानून, किसी संविधान, किसी बाकी चीज से अर्जित नहीं की जाती। ये आप और हम अपने काम से अर्जित करते हैं। खासतौर से जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं आज देश के लिए, ये आजादी का अमृत वर्ष है। और आप जानते हैं कि आजादी में मीडिया की भारत में खास तौर से एक भिन्न भूमिका रही। गांधी जी के भी 2019 में 150 वर्ष पूरे हुए। मैं मानता हूं कि दुनिया में गांधी
अपने ढंग के अनोखे व्यक्ति हुए और दुनिया को आने वाले दिनों में इन सारी चुनौतियों से सरवाइव करना है तो गांधी एक अलग विकल्प है, एक अलग विषय है। आज ग्लोबल विलेज का दौर है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में हम हैं। जब ये प्रेडिक्शन है नॉन फ्यूचरोलॉजिस्ट का कि 21 से 30 के दशक में 10 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित करेगा, इस दौर में भी बुनियादी चीज जो सनातन सत्य होते हैं वो यही है मीडिया के लिए कि क्रेडिबिलिटी ही उसकी ताकत है। इस यहां हुए लगभग 21 वर्ष पहले फरवरी 2000 में पार्लियामेंट और मीडिया सेमिनार का उल्लेख हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने किया। उसमें राज्यसभा के पूर्व सभापति कृष्णकांत जी, जो बड़े लर्नेड व्यक्तियों में से भी रहे, उन्होंने मीडिया की भूमिका पर पुराने प्रसंगों से बहुत सुंदर उदाहरण दिया। ये प्रसंग हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा, जो बाद में मीडिया में जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे जानने के लिए तो बताया गया कि मीडिया की 3 भूमिका, खासतौर से प्रेस था, रेडियो था, टू एंटरटेन, टू एडुकेट और टू इन्फॉर्म। बेसिक इन्फॉर्म यानी वस्तु स्थिति क्या है उसको हम लोगों को बताएं। तो पूर्व सभापति आदरणीय कृष्णकांत जी ने कहा कि महाभारत में जो संजय जिस तरह से बिल्कुल यथार्थ धृतराष्ट्र को बताते हैं, हूबहू बिना उतार चढ़ाव के, बिना कुछ जोड़े चीजों का वर्णन करना हूबहू, ये पहला सबसे प्रमाणिक नजीर। इतने बदलावों के बाद भी उनको यही नजर आया कृष्णकांत जी को। लेकिन कहा कि यही नहीं, मीडिया के साथ एक और महाभारत में बड़े मशहूर पात्र हैं जिनको कम लोग जानते हैं, बब्रुवाहन, जिन्हें कृष्ण ने यह कहते हैं कि यह उनको अवसर दिया कि आपका सिर्फ सिर रहेगा, पेड़ पे आप रह करके महाभारत का युद्ध सिर्फ देखेंगे। उनकी यही इच्छा थी। युद्ध के अंत में उनसे पूछा गया कि भाई आप बताएं कि जीता कौन। बहुत सारे लोग अर्जुन को, गांडीव को सब कहते थे। तो बब्रुवाहन ने कहा कि नहीं, ये कृष्ण का धर्म और कृष्ण का सुदर्शन जीता। विल ऑफ कृष्ण, विल ऑफ धर्म। तो यानी ओपिनियन अपना दिया उन्होंने। कृष्णकांत जी ने कहा कि संजय और बब्रुवाहन दोनों मिलकर के मीडिया के लिए आदर्श नजीर होते हैं, क्योंकि इसी से क्रेडिबिलिटी बनती है। और मैं उन मानने वालों में कृष्णकांत जी जैसे लोगों की बात का समर्थक हूं। अब मुझे जो बड़ा आश्चर्य दिखता है मेरे दौर से इस दौर में, और जो मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कि पहले इन्फॉर्म करना यानी क्या वस्तु स्थिति है, क्या खबर है, तथ्यपरक चीजों को बताना, यह हमारा पहला बुनियादी फर्ज और यह आदेश होता था हमारे द ग्रेट एडिटर्स जिनके साथ हम सब लोगों ने काम किया और जो अवसर मिला। अब पहले मेन स्ट्रीम अखबारों में भी कभी भी मैंने किसी न्यूज पीस में ओपिनियन नहीं पाया। ओपिनियन के लिए एडिटोरियल पेज होता था। ऑफ लेट कुछ वर्षों से मैं देखता हूं कुछ एक बड़े अखबार जिन्हें पढ़कर हम सब बड़े हुए, जिनसे हमारी चेतना बढ़ी, जिनका बड़ा योगदान रहा है अलग अलग ओपिनियंस पढ़ने के लिए फोरम के रूप में, अब न्यूज भी ओपिनियन से शुरू होता है। तो कम से कम मैं अपने को इस बारे में नहीं समझ पाता, क्योंकि पहले ओपिनियन के लिए आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज के अपने अपने हर पार्टीज के अखबार होते थे, मुखपत्र होते थे, या कुछ लोग अलग ढंग से अपने पेपर्स निकालते थे। तो जो न्यूज का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बदलाव आया, वो कम से कम मैं नहीं समझ पाता। इसी ढंग से जब मैं देखता हूं कि ये बिल्कुल सही है कि आज देश में सदन में या विधानसभाओं में कई बार अप्रिय स्थिति होती है, यथार्थ है। These are disruptions, no doubt, are aberrations in our democracy affecting the credibility and dignity of our legislative institutions. कोई दो राय नहीं। पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में रचनात्मक बहसें और अच्छी चीजें भी होती हैं, और ये करना कितना महत्वपूर्ण है। आज जब मैं मीडिया से इधर आया हूं, शायद मैं भी उधर रहा हूं तो ये करता रहा हूं, लेकिन अभी एहसास होता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कई बार आप जानते हैं जीवन में, ये साइकोलॉजिस्ट भी इमिनेंट कहते हैं कि परसेप्शन जो आपका बन जाता है भले यथार्थ से दूर हो, पर पैशन जो यथार्थ से दूर होते हुए आपके मन में बैठ गया, उस पर ही आप एक्ट करते हैं। ये पैशन अगर इन इंस्टीट्यूशंस में, विधायी में काम करने वाले लोगों के बीच बनता जाए कि हमारी अच्छी भूमिका को जगह नहीं मिलती, समाज में मान्यता नहीं मिलती, मुझे डर है
कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कैसे कर पाएंगे, और इस काम में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। और मैं इस बारे में भी 21 वर्षों पहले कृष्णकांत जी ने जो कोट कहा, मैं मानता हूं सबसे मौजू है और सबसे हम सब के लिए मदद करता है चीजों को समझने के लिए। I quote, I have an occasion, I have on occasions felt amazed at the change in the conduct of some members who, when they first entered parliament, used to be serious and sober speakers, but after having been there some years turned almost into rebel rousers. They said that as long as they concentrated merely on making a thoughtful contribution in a debate, the media took little notice of them, because of which their constituents kept complaining of their inactivity in parliament. But once they began creating scene in the house, the media began taking prominent notices of them. Unquote. 2014 के बाद लगातार हमने यह देखा और पाया है, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। 2014 में मैं आया, अनेक दल और सांसद ऐसे सभी दलों में हैं, और मैं मानता हूं कि उनकी बहुमत है जो कभी वेल में नहीं आते, जो रूल्स और प्रोसीजर का पालन करते हैं। पर क्या ऐसे लोगों को प्रोमिनेंस मिलता है? यह सवाल हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। क्या ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते जो रूल्स प्रोसीजर और बाकी नियम कायदे के अनुसार महत्वपूर्ण चीजों को उठाते हैं? अगर इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, मुझे डर है कि आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूत करने में जो हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी रहेगी। मित्रों, public cynicism about functioning of the institutions of our democracy, if allowed to grow unchecked, can undermine our parliamentary systems of governance which we have built over the last 7 decades. सदन में उठाए गए लोक महत्व के मुद्दों, पार्लियामेंट्री कमिटीज द्वारा की गई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस और संसद सदस्यों द्वारा किए गए रचनात्मक कामों को उजागर करने का महत्वपूर्ण काम मीडिया ही कर सकती है। इससे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। समितियों द्वारा, मैं समितियों में रहा हूं, समितियों में इतनी गंभीर बहस होती है, क्रॉस द पार्टी लाइन उठकर देश के मुद्दों पर बात होती है। उनको पर्याप्त अगर स्थान मिले, और कई बार संसद से ज्यादा समय तक समितियां काम करती हैं, मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद के इसी शीतकालीन सत्र की शुरुआत में महत्वपूर्ण बात कही। आई कोट, Parliament should be judged by how it functions and its significant contribution rather than who disrupted Parliament forcefully. This cannot be the benchmark. The benchmark should be how many hours the Parliament worked and how much positive work was done. Unquote. राज्यसभा के हमारे माननीय सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने हमेशा सदस्यों से आग्रह किया कि वो प्रेशस पार्लियामेंट्री टाइम का इफेक्टिवली उपयोग करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। साथ ही पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ट्रस्ट की बहाली की जा सके। लोक सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों को अधिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए, दृष्टिकोण देने के लिए वे अधिक सक्रिय रहे। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में एक्यूरेसी और फेयरनेस के साथ तथ्यों का वेरिफिकेशन, कॉशन अगेंस्ट डिफेमेटरी राइटिंग्स जैसे बुनियादी मापदंड आप ध्यान रखते ही हैं। संसद के बारे में लोगों का परसेप्शन काफी हद तक मीडिया द्वारा प्रोजेक्ट की गई इमेज पर ही निर्भर है। यह मेरी निजी मान्यता है। पार्लियामेंट ने फ्रीडम प्रेस को डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए इंडिस्पेंसिबल माना है। आमतौर पर सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही पार्लियामेंट हैज रिटेन इट्स राइट टू प्रिवेंट एनी अटेम्प्ट ऑफ विलफुल और मैलिशियस डिस्टॉर्शन ऑफ हाउस प्रोसीडिंग्स इफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज आर रिपोर्टेड मैलाफाइड or there is willful misinterpretation or imputation of motives to the members, it may be breach of privilege and content of the house. आज की मास मीडिया की दुनिया में हम सब ध्यान रखते हैं कि फ्रीडम इज नेवर एब्सोल्यूट, पर इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं संविधान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। Similarly, while Article 105 gives an absolute freedom of speech to the members in Parliament, but it is subject to the provisions, rules, standing orders regulating the procedure of Parliament. आपको याद होगा संविधान के आर्टिकल 361 एवं संसद द्वारा पारित पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट 77 के अंतर्गत किसी भी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई के डर के बिना संसद की कार्यवाही की सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट्स को
प्रकाशित करने के लिए प्रेस और मीडिया को स्टेचुरी प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, अनलेस द पब्लिकेशन इज प्रूव टू हैव बीन मेड विथ मलाइज। इन संवैधानिक एवं लीगल प्रोविजंस के बावजूद पार्लियामेंट और प्रेस कभी कभी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के उत्साह में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो यहाँ आपको मुझे लगता है पुराने केसेस बताए जाएंगे, सर्चलाइट केस, ब्रिट्स केस, केशव सिंह केस, बड़े इंटरेस्टिंग केसेज हैं। इन दो संस्थाओं के बीच सही संतुलन बने, इसकी जरूरत है। एक दूसरे के रोल्स, ड्यूटीज और फंक्शंस का ज्ञान हम आपस में करें और विचार विमर्श करें, और 2 दिन के अंदर किन किन विषयों पर यहां चर्चा होगी वो विस्तार से हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया, मैं उस पर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक स्व अनुभव से कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इट्स जनरली सेड दैट किसी भी घटना के 3 पहलू, माई साइड, योर साइड एंड द ट्रूथ। पार्लियामेंट और प्रोसीजर के बारे में भी 3 साइड आप मान सकते हैं, एक जो रूलिंग पार्टी देती है, दूसरा जो विपक्ष देता है, और तीसरा सत्य है जो चेयर या सचिवालय का है। पहले 2 तो रूल्स को अपने हिसाब से वो बता सकते हैं, पर चेयर या सचिवालय रूल्स, प्रैक्टिस और प्रेसिडेंट्स के आधार पर ही कोई निर्णय करता है। हाउस चलाने में चेयर को रूल्स को इंटरप्रिटेट करने का कोई अधिकार नहीं। अतः पार्लियामेंट से जुड़ी किसी घटना या समाचार की रिपोर्टिंग करने के पहले इन तीनों पहलुओं को जानना, मुझे लगता है कि तब सही तस्वीर मिलेगी। इस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, डिसऑर्डर के बीच वेल में खड़े होकर डिवीजन की मांग करना। इसका एक पहलू है कि सदस्यों ने डिवीजन मांगा, दूसरा पहलू है कि डिवीजन नहीं दिया गया, जो कई बार पढ़ने को मिलता। रूल्स ये कहते हैं कि डिसऑर्डर में डिवीजन संभव ही नहीं, डिसऑर्डर में डिवीजन नहीं दिया जा सकता। और डिवीजन लेने के कई प्रकार हैं, जो वॉइस वोट से शुरू होकर ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग तक जाते हैं। मेंबर्स का अगर वोटिंग आप चाहते हैं तो अपनी सीट पर होना जरूरी है, तो विल से डिवीजन आप नहीं मांगते। लेकिन कई बार पढ़ने को मिलता है कि डिवीजन नहीं मिलता, और चेयर के साथ ये दिक्कत है कि चेयर कहीं न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, उसके लिए अपनी संवैधानिक मान्यताएं हैं जो पालन करता है। दूसरा उदाहरण, ये मैं अपने अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूं। कभी कभी बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध होता है, इस इंट्रोडक्शन के लेवल पर ही। ऐसी स्थिति में रूल कहता है कि इस पर डिसीजन सेंस ऑफ द हाउस ही होगा। चेयर के पास कोई अधिकार नहीं है कि चेयर किसी चीज को कहे कि एडमिट होगा नहीं होगा। उसके एडमिट करने के लिए रूल्स हैं अपने, उस रूल्स के तहत ही कोई चीज एडमिट होगी। इसलिए अंततः इस पर डिसीजन सेंस ऑफ द हाउस से होगा। हाउस ही तय करेगा कि उसको लेना है नहीं लेना है। विरोध इस पर हो सकता है कि बिल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से संबंधित है, इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, या कि बिल के इंट्रोडक्शन के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय की रिकमेंडेशन नहीं ली गई। पर ये सारे रूल्स फॉलो करता है हमारा राज्यसभा, तभी सचिवालय, तभी वो एडमिट होता है। पर अगले दिन जो छपता है उसमें ये बातों का जिक्र नहीं होता कि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की पावर संसद को देता है, और यह कि उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं थी। कहना चाहता हूं कि हाउस में क्या हुआ, उन सारे पहलुओं को लेकर एक साथ सेल्फ कंटेंट अगर आप चीजों को देखें तो उसे सही स्थिति पता चलती है। मैं कमिटीज की बैठकों के बारे में कहा, बहुत अच्छी बहसें होती हैं, उस पर काफी चीजें की जा सकती हैं। बजट पर मैं कहना चाहता हूं कि बजट पर कवरेज बहुत बढ़िया ढंग से पिछले कुछ दशकों में बदला है। बहुत व्यापक ढंग से कवरेज मीडिया में देखने को मिलता है। लेकिन आज स्टेट्स इन इंडिया आर एक्चुअली द वन स्पेंडिंग द वास्ट अमाउंट्स ऑफ मनी पास्ड थ्रू बजट। In 2021-22, all state budgets combined are spending 55% more than the union budget. मुझे लगता है कि मीडिया द्वारा व्यापक ढंग से इनका भी कवरेज होना चाहिए। पीएससी हर साल लगभग 40 रिपोर्ट देती है, अन्य समितियां भी रिपोर्ट देती हैं। Therefore, all necessary information is available to ensure budget coverage is a round the year activity now as opposed to being an annual event. और राज्यों में आप देखिए एक्शन टेकन रिपोर्ट्स, अभी पीएससी की बैठक हुई थी, अनेक वर्षों से लंबित है, कई जगह 2-2 दशकों से है। तो इन चीजों पर मुझे लगता है कि बहुत गहराई से जनमत बनाने का, लोगों को अवेयर करने का काम किया जा सकता है। रिपोर्टिंग ऑन लेजिस्लेशन, ये इस पर मुझे लगता है कि खास तौर से कानून बनने के संबंध में जो कवरेज में पाता हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल
या मिनिस्टर्स रिस्पांस या बिल पास हुआ या नहीं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जरूर हो, पर बिल्स के डिबेट में डिफरेंट पक्षों से बहुत अच्छी बातें कही जाती हैं। कम से कम उसका क्रक्स हो तो उससे लोगों में उस बिल के बारे में और चीजें पता चलेंगी। क्वेश्चंस के बारे में आज लगभग 175 क्वेश्चंस इन राज्यसभा, 250 क्वेश्चंस इन लोकसभा आर आंसर्ड एवरी डे। All the answers and more significantly the data in every answer is uploaded with no time after it is laid to the house। जब मैं हाउस में आया और मैं प्रश्नोत्तर देखने लगा तो मैं एक अखबार नवीस की दृष्टि से पहले मुझे एहसास हुआ कि माइंड से ही तो खजाना है जिससे इतनी खबरें निकल सकती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। जरूरत है कि उनको हम देखें ध्यान से, पैशन से, और अलग अलग जो हमारा अपना बिट है, अगर डिफेंस का है, अगर अलग इतनी सूचनाएं मिलती हैं जिससे हम काफी अच्छी खबरें निकाल सकते हैं। कुछ और अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं जब राज्यसभा में आया तो कुछ सदन में देखा पाया कि हर पक्ष के सदस्यों की बेचैनी। जैसे एक उदाहरण देता हूं, फूड एडल्ट्रेशन को लेकर, इनसे होने वाली गंभीर बीमारियों को लेकर 0 आवर में, प्रश्नकाल में, स्पेशल मेंशन में लगातार हर दल के लोग इन्हें उतारते थे। गहराई में मैं उतरा तो पाया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना, उसे ओवरऑल करने का काम, बदलने का काम 2018 में हुआ। यानी 1986 के बाद देश में उदारीकरण हुआ, इतनी सारी चेंजेज हुई। अगर ये चीजें जो लगातार उठती रही हैं पार्लियामेंट में, इन पर अगर फोकस करके मीडिया अगर सजगता बनाए तो देश में और अवेयरनेस पैदा हो, और तब शायद ये कानून और जल्दी बने। इसी तरफ मुझे देखने से मालूम हुआ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में बना था। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, रोज पढ़ता था हम अपने मेंबर्स के कंसर्न कि हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है, WHO का मापदंड जो है उससे कम है, फला है, पर किसी ने बुनियादी सवाल ये नहीं उठाया कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस से बच्चे हमारे निकलते हैं, कितने सीट्स हैं। वो बिल पास हुआ है आपका 2019 में, और 1956 का ये बिल था। तो जब तक हम लेजिस्लेटिव ढंग से चीजों को चेंज नहीं करेंगे और ऐसी खबरों को महत्वपूर्ण ढंग से हम नहीं लाएंगे, लोक चेतना नहीं बनेगी, तब तक मुझे लगता है कि चीजों को बहुत बेहतर ढंग से करने में शायद वो माहौल ना बन पाए। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बना। आप देखें कुछ 1 लाख गाड़ियों की संख्या थी, उदारीकरण के बाद करोड़ों में गाड़ियों की संख्या हो गई, एक्सीडेंट्स बढ़े, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम आने लगी, कोर्ट का हस्तक्षेप होने लगा। हम सब लोग कंसर्न व्यक्त करते थे, रोज इस पर पार्लियामेंट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हर सदस्य, हर दल उठाते थे। पाया अंततः 28 वर्ष पहले इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और 98 में जो इसका अमेंडमेंट हुआ, वो कानून बना था 1939 में, उसको रिप्लेस किया। तो जब तक इन नए कानूनों को बने और उनकी जड़ें कहां है, जो मुद्दे उठते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, उनकी गहराई में अगर आप जाएं और सामने तथ्यों को लाएं तो शायद उससे एक जनमत बनेगा, उसका एक असर होगा गहरा। इसी तरह मैं आपको बताऊं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 62-63 में ये मैं पढ़ने से बाद में पाया कि 0 आवर से लेकर खास तौर से जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है या प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन है, या बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं वो बताएंगे, प्रिवी पर्स पर मामला या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशंस को लेकर कैसे चीजें हो, इस पर इश्यूज प्राइवेट मेंबर बिल से, रिजोल्यूशन से उठने लगे, और बाद में 20-25 वर्षों बाद उनके कानून बने। तो आप जो भी प्राइवेट मेंबर्स बिल क्वेश्चन और में महत्वपूर्ण चीजें आज भी उठती हैं, उठाते हैं, तो उन मुद्दों के आधार पर आगे चीजें कार्रवाई होती है। मैं मीडिया के अनुभव से बता रहा हूं, उन दिनों इन खबरों के बैनर्स बनते थे मीडिया में। मैं आपको अखबारों का नाम लेकर और किन किन में क्या बना कुछ स्मृति में ये भी बता सकता हूं, और उनका असर पड़ा। इसलिए आज का दौर, अब 3 दिनों पहले मैंने देखा, क्या वो गूगल का नाम अब तो बदल गया है ना, वो मेटा, फेसबुक, उस पर एक हमारे सदस्य ने शायद 0 आवर में उठाया, उनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज भारत से सिर्फ 9,326 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 21 का, और भारत में खर्च उनका 13%। हमें इससे वो नहीं, क्योंकि ये एक तरह से जो दुनिया में सॉफ्ट पावर की ताकत कहते हैं वो है। पर भारत में कोई मीडिया कंपनी शुरू करना चाहे तो उसको कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, उसको लोन लेना है,
उसका कॉस्ट क्या है, इसमें कॉस्ट क्या है और रिटर्न क्या है और भारत में खर्च क्या है। कभी न कभी ये सवाल तो उठेगा और उठता है पार्लियामेंट में, अनेक सदस्य उठाते हैं। ये चीजें कभी न कभी पब्लिक डिबेट में और इंपॉर्टेंट बनेंगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें के बावजूद जो आप देखते हैं पार्लियामेंट में हंगामा या बाकी जगहों पर, उसके बाद भी कितनी महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं, इन पर अगर हम फोकस करें तो सचमुच देश में कैसे सकारात्मक और माहौल बन सकता है, वो बनाने का काम आपका है। जैसे मैंने कहा, ये बड़ी भूमिका आपकी है। साथियों, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारे एक मेंबर ने उठाया था, मुझे याद है कुछ दिनों पहले, शायद 0 आवर में ही, कि कैसे दुनिया ये कह रहे हैं कि ये डिकेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21 से 30 में पूरी तरह से बदल देगा। जैसे टेक्नोलॉजी ने पिछले 20-30 वर्षों में बदला है, पेस ऑफ चेंज इतना तेज है। फोर्थ स्टेज कहते हैं, पहला स्टेज जो था वाटर पावर, स्टीम पावर जिनके पास हुआ वो दुनिया में कामयाब हुए। दूसरा मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये दूसरा दौर था। तीसरा कंप्यूटर ऑटोमेशन का था। चौथा ये साइबर फिजिकल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमारे एक सदस्य ने उठाया कि इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर हम पिकअप करें तो बहुत, क्लाइमेट चेंज का आपने देखा, कॉप की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, ग्लासगो बैठक की आपने देखा, हमारे राज्यसभा लोकसभा में इस पर अच्छी बहसें भी कई बार हुई। और इन बहसों से पहले गांधी ने कैसे जीवन का सूत्र दिया है, इस बारे में कभी अलग से हम लोग बैठे तो बात करेंगे उस पर। इन चीजों पर अगर हम माहौल बनाए तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं एक अलग ढंग से अपना लैंडमार्क बना पाने का दुनिया में, जो देश कर सकता है। अब इसी तरह से अनेक और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपसे शेयर करता जो अपने अनुभव से, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कई चीजों पर साथ मिल करके इस आजादी के अमृत वर्ष पर देश बनाने के अभियान में नए ढंग से सोचना चाहिए, जो आजादी के वक्त सोचा गया था। जिसमें एक आपको घटना कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं महानगरों से बंबई और कलकत्ता से पत्रकारिता करने के बाद चला गया। पहले दिल्ली में भी थोड़ा समय रहा था, उसी समूह में फिर बंबई। तो आदिवासी इलाके में, उस इलाके का एक लड़का 2 दिनों पहले मुझसे मिलने आया। पहले अखबार नवीस था, मेरे साथ भी काम कर किया, अब वो अध्यापक हो गया स्कूल में, बिल्कुल ट्राइबल इलाके में, आज भी बिल्कुल जिसे आप मान सकते हैं कि पिछड़े इलाकों में से है। पूरे कोरोना काल में उसने कैसे स्कूल चलाया, इसका अनुभव हमारे पार्लियामेंट में भी अनेक सांसदों ने, मुझे याद है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स माध्यम से, 0 आवर से, अलग अलग बहस में भी जब जब अवसर मिला, यह सवाल उठाया कि स्कूल बंद रहे, हमारी जो बच्चे हैं छोटे छोटे और बड़े हो रहे हैं, जो भारत के भविष्य, इनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इनके लिए हम क्या सोचे, क्या करें ताकि जो पीछे छूट रहे हैं, जो स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, वो इनको मिले और ये समय के साथ आगे बढ़ सके, उस अवसर से वंचित न रहे। उस दौर में उस लड़के ने वहां पर, वो बिल्कुल संथाल इलाका है, वहां महिलाएं इतना सुंदर पेंटिंग करती हैं, सिर्फ मिट्टी से रंग बनाती हैं हरी, पर ब्लैक रंग को वो सामाजिक स्वीकृति उनके लिए नहीं, वो पसंद नहीं करती। उस लड़के ने जो अध्यापक बना, उसी ट्राइबल इलाके का, ट्राइबल का, उसने दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाना शुरू किया और काला ब्लैक बोर्ड, घर के गांव के लोगों को तैयार किया इस ब्लैक रंग को अपने उस पर डालिए। संथाल इलाके में आप जाएंगे, इतना सुंदर घर की पेंटिंग आपको दिखाई देगी कि आप चमकृत रह जाएंगे। वो कलाकृति से करते हैं। बोर्डों पर उसने पढ़ाना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया तो पूरी दुनिया ने उसको पहचाना। आज उसकी ब्रिटेन में चर्चा होती है, जापान के लोग उससे बात करते हैं। वह व्यक्ति दिल्ली आया, 2 दिन रहा, पर मैं कहीं खबर नहीं देख पाया। पहले स्टेट्समैन में या हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलम हुआ करता था, पासर्स बाई, यानी जो इस एग्जैक्ट नाम पासर्स बाई नहीं था, कुछ और था बहुत सुंदर, पर उसमें यह उल्लेख रहता था कि दिल्ली से ऐसे महत्वपूर्ण लोग कोई आए, गुजरे, तो उनके बारे में बड़ी प्रमुखता होती कि इस वक्त जब बच्चों को एक दिन भी उसने महरूम नहीं किया स्कूल से, सबको उस कोरोना के माहौल में, जब लॉकडाउन चलता था तभी अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाकर पढ़ाता रहा उन ट्राइबल बच्चों को। आकर हमसे कहा कि सर, मैंने किसी चीज की मांग नहीं की, झाड़ू था तो अपने यहां जो ताड़ के पेड़ हैं उनसे झाड़ू बनाया, उसके उसे चटाई बनाई, खली हमने तैयार किया, स्कूल की सफाई हमने की। कहा हम लोग के अंदर सामर्थ्य इतना है खुद भी कि हम कर लेंगे।
ऐसे लोग देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। कम से कम इनको भी प्रमुखता अगर अच्छी तरह दें तो मीडिया और राजनीति मिलकर के दोनों देश में एक नया माहौल पैदा कर सकते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ यह बात करता हूं कि इस ट्रेनिंग के बाद हम सब लोग इन चीजों पर भी कहीं भी गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।